नमस्कार दोस्तों, मौर्य कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या है? उपग्रह यानी कि सैटेलाइट। और इसमें हम ये जानेंगे कि उपग्रह क्या होते हैं और इनके कक्षीय वेग यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और इनका परिक्रमण काल क्या होता है, किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है और साथ में ही इनके क्या यूज होते हैं, क्या एप्लीकेशन होती है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ बात करते हैं दोस्तों कि उपग्रह होते क्या हैं। तो उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। उपग्रह क्या होते हैं दोस्तों? ग्रहों के यानी कि प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं। ग्रहों के चक्कर लगाने वाले क्या है? ये पिंड है। ठीक है दोस्तों, जो ग्रहों को चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सैटेलाइट। और जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट होते हैं, वो किसके चक्कर लगाते हैं? सन के यानी कि सूर्य के। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मान लेते हैं दोस्तों, ये क्या है? सन है, सूर्य है। इसके जो चारों ओर चक्कर लगाने वाला कौन है? ग्रह। उनमें से पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पृथ्वी है वो किसके चक्कर लगाएगी? यहाँ पर इस सन के चक्कर लगाएगी। ठीक है दोस्तों, वैसे मैंने यहाँ पर वर्ताकार पथ यानी कि सर्कुलर पाथ शो किया है। रियलिटी में ये होता है क्या है? पृथ्वी जो चक्कर लगाती है सूर्य के, वह दीर्घवर्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं जब केपलर के नियम पढ़ेंगे, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें ये देखेंगे कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवर्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। और जो यहाँ पर जो सन होता है वह इसके सेंटर में भी नहीं रहता। ये बात करने वाले हम थोड़ी देर बाद में। अभी ये जानते हैं कि जो सन के चक्कर लगा रहा है यानी कि सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो क्या है? ग्रह है। ठीक है, उनमें से एक एग्जाम्पल लिया अपने केवल पृथ्वी का। और जो सूर्य होता है यह किसी के भी चक्कर नहीं लगाता, ये केवल घूर्णन करता है, यानी कि जो अपना अक्ष है उसी के अकॉर्डिंग ये घूर्णन करता रहता है, अपने अक्ष पर ही ये रोटेट होता रहता है। और जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पे रोटेट भी हो रही है, यानी घूर्णन भी कर रही है और साथ में परिक्रमा भी कर रही है। किसकी? सूर्य की परिक्रमा कर रही है। और यहाँ पर जो चंद्रमा होगा, मान लेते दोस्तों ये क्या है? चंद्रमा, मून है। ये किसके चारों ओर चक्कर लगाएगा? यहाँ पर पृथ्वी के। ठीक है, और चंद्रमा यहाँ पर पृथ्वी के परिक्रमा कर रहा है और साथ में ये अपनी घूर्णन गति यानी कि अपने अक्ष पर रोटेट भी हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सूर्य है यानी कि सन है, ये एक प्रकार का तारा है। क्या बोल सकते हैं इसको? स्टार। तारे क्या होते हैं? जिनका खुद का स्वयं का प्रकाश होता है, जो खुद के प्रकाश से चमकते रहते हैं। और जो यहाँ पर पृथ्वी है दोस्तों, ये क्या है? ग्रह है। और यहां पर जो चंद्रमा है ये क्या है? उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनके बारे में पता लग गया होगा कि चंद्रमा क्या है? उपग्रह है जो किसके चक्कर लगाता है? पृथ्वी के। और पृथ्वी क्या है? ग्रह है जो किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के। सूर्य अपने आप में क्या है? एक तारा, स्टार है। स्टार क्या होते हैं? जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, खुद के प्रकाश से वो चमकते रहते हैं। यहाँ पर जो सूर्य है केवल घूर्णन गति करता है, ये किसी के भी चक्कर नहीं लगाता, यानी कि किसी के भी परिक्रमा नहीं लगाता। इसके अलावा अगर बात करेंगे जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन भी करती है और साथ में सूर्य की परिक्रमा भी करती है। और जो चंद्रमा है, उपग्रह है, वो किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। तो ये पृथ्वी के चारों चक्कर भी लगाएगा और साथ में खुद का घूर्णन भी करता है। तो यहाँ पर जो ये पाथ है यानी कि पथ बना हुआ है, जिस पथ में ये पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, या फिर जिस पथ में चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है, इन्हें बोला जाता है कक्ष यानी कि ऑर्बिटल्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो कक्ष है जिसमें ये क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, ऑर्बिटल। और जिस स्पीड से यानी कि जिस चाल से चक्कर लगाते हैं उसको बोला जाता है दोस्तों कक्षीय वेग, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी। और जितने समय में ये एक चक्कर पूरा लगा लेते हैं इसको कहते हैं परिक्रमण काल। परिक्रमण काल, रिवोल्यूशन पीरियड। और दोस्तों ये तो यहां पर परिक्रमा लगा रहे हैं, जिसको क्या बोला? परिक्रमण काल। और ये अपने घूर्णन अक्ष पर यानी कि रोटेट हो रहे हैं, तो एक चक्कर रोटेट करके कितने समय में पूरा कर लेते हैं उसको कहते हैं घूर्णन काल, रोटेशनल पीरियड। ठीक है, तो यहां पर कुछ डेफिनेशन है जो अपने काम में आने वाली हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं। जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो कितना समय लेती है ये आपको पता होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी का
परिक्रमण काल कितना होता है एक चक्कर पूरा लगाने में, 365 डेज कंप्लीट होंगे और 1/4 इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। या फिर इसको मैं बोल सकता हूं लगभग 365 दिन होता है, जिसको क्या बोला जाता है, एक वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है वह कितना है, 1 वर्ष है। अगर मैं बात करूं पृथ्वी का घूर्णन काल, यानी कि अपने अक्ष पर कितने समय में ये एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो ये भी दोस्तों आपको पता होगा लगभग 24 घंटे। वैसे 24 घंटे से रियल वैल्यू जो है कम होती है, लेकिन आपको लगभग वैल्यू कितनी माननी है, 24 घंटे, ठीक है। यानी कि इसको बोल सकते हो आप एक दिन में ये अपने घूर्णन अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो ये तो बात की हमने पृथ्वी के बारे में। अब बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो अगर मैं बात करूं चंद्रमा के बारे में, तो जो चंद्रमा है वह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर, यानी कि उसका परिक्रमण काल क्या होगा, यानी परिक्रमण काल की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होता है दोस्तों, 27 दिन पूरे और 8 घंटे, ठीक है। इसको आप लगभग 28 दिन मान सकते हो। ये क्या है, इसका परिक्रमण काल है। और साथ में अगर बात करूं घूर्णन काल, यानी कि जो चंद्रमा है वो अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो वह भी दोस्तों कितना होगा, 27 दिन 8 घंटे। इसका मतलब चंद्रमा का परिक्रमण काल और घूर्णन काल दोनों समय क्या है, बराबर है। और इसी कारण से चंद्रमा का जो एक भाग है वही हमेशा दिखाई देता है, चंद्रमा का दूसरा भाग हमें कभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि जितना समय इसकी परिक्रमा पूरा करने में लगता है उतना ही समय इसको घूर्णन यानी कि अपने आप को रोटेट करने में लगता है। तो यहाँ पृथ्वी से अगर देखा जाए चंद्रमा को, तो उसका केवल एक हिस्सा, सामने का हिस्सा दिखाई देता है, उसके पीछे का हिस्सा कभी भी किसी को दिखाई नहीं देता। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि चंद्रमा का परिक्रमण काल और घूर्णन काल दोनों समय क्या है, बराबर है। और ये समय कितना है, 27 दिन 8 घंटे, या फिर इसको लगभग आप 28 दिन मान सकते हो। तो ये तो बात हुई है दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। लेकिन आप बात करेंगे कि इनके जो कक्षीय वेग हैं या परिक्रमण काल है वो किस पे डिपेंड करते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो किस आधार पर चेंज हो सकती है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के लिए किस प्रकार से बन सकते हैं। तो दोस्तों अभी अपन ने ये देखा कि जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं वो पिंड क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं किसी भी यहाँ पर ग्रह की, तो मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कोई भी ग्रह है, इस प्रकार से ये ग्रह है, और यहाँ पर इसके जो चक्कर लगाने वाला है ये क्या है, उपग्रह। ये जो उपग्रह है इसके चारों ओर मान लेते हैं यहाँ पर वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। जो ग्रह है इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उपग्रह की तुलना में, क्योंकि इसका आकार बड़ा है, और इसी कारण से ये उपग्रह जो है इसके चक्कर लगाएगा। जैसा कि हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा था, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसके चक्कर लगाए कौन, जिसका द्रव्यमान कम है। तो मान लेते दोस्तों इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, कैपिटल एम है, और इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, स्मॉल एम है। स्मॉल एम मतलब जिसका द्रव्यमान छोटा है, कैपिटल एम मतलब जिसका द्रव्यमान ज्यादा है। और मान लेते दोस्तों ये जो उपग्रह है वह इस ग्रह के केंद्र से यहां से कितने डिस्टेंस पे है, ये मान लेते हैं दोस्तों स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। और जो भी ग्रह है ये क्या होगी दोस्तों, यहां से केंद्र से इसके परिधि तक की दूरी क्या होती है, आर यानी कि रेडियस। और अगर देखा जाए तो ग्रह से ये कितनी ऊंचाई पर है, ये दूरी यानी कि ग्रह की सतह से ऊंचाई। दोस्तों ध्यान देना स्मॉल आर क्या है, उपग्रह की ग्रह के केंद्र से दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस केंद्र से है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी सतह से जो उपग्रह की दूरी है उसको क्या मान लिया अपन ने, ऊंचाई h यहां से इसकी सतह से क्या है, दूरी है, जबकि r इसके केंद्र से दूरी है, ठीक है दोस्तों। यहां पर कैपिटल R क्या है, जो भी ग्रह है उसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या है। और ये जो उपग्रह है जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, जिस वेग से ये चक्कर लगा रहा है उसको क्या कहते हैं, कक्षीय वेग। मान लेते दोस्तों ये इस प्रकार से इधर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है इस प्रकार से। तो यहां पर जो भी वेग होगा उसको मान लेते हैं vo। ओ का मतलब क्या है, ऑर्बिटल यानी कि कक्षीय वेग। तो यहां पर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि उपग्रह की ग्रह से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r है, और ग्रह की सतह से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल h है। और कैपिटल R क्या है, ग्रह की रेडियस यानी कि त्रिज्या है। और जो उपग्रह है उसका वेग यानी कि कक्षीय वेग क्या है, vo है। अगर ये चक्कर लगा रहा है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो यहां पर एक बल उत्पन्न होता है, कौन सा उत्पन्न होगा, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है दोस्तों,
जब कोई वस्तु या पिंड दूसरे किसी पिंड के चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो केंद्र की ओर एक बल लगता है, उसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर एक बल उत्पन्न होगा जिसका क्या नाम है, अभिकेंद्रीय बल। और दोस्तों ये क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ये जो ग्रह है इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा किसके कारण, ग्रह के कारण, वह क्या उत्पन्न करेगा यहाँ पर, अभिकेंद्रीय बल। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो अभिकेंद्रीय बल है किसके कारण उत्पन्न हुआ है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है दोस्तों। और जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो क्या होता है, mv²/r। यहां पर v क्या है, vo यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी है किसकी, उपग्रह की। m क्या है, द्रव्यमान है किसका, उपग्रह का। ये किसके बराबर होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल के। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है दोस्तों, Gm1m2/r²। m1 m2, m क्या है यहाँ पर कैपिटल M, यहाँ पर m2 क्या है स्मॉल m/r²। मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें देखेंगे स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा और r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, vo² Gm/r। और यहाँ पर vo की वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट इधर लग जाएगा, तो क्या होगा Gm/r का स्क्वायर रूट, ठीक है दोस्तों। ये जो वैल्यू मिली है वो किसकी है, कक्षीय वेग। कक्षीय वेग मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ये अपने को प्राप्त हुआ है, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद भी नहीं है या फिर इसका डेरिवेशन पता भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, ये केवल समझाने के लिए था कि यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, उन चीजों को समझना है। तो यहां पर मैं कक्षीय वेग के बारे में बात कर रहा हूं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कक्षीय वेग के, कि यहां पर Gm/r की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है, कक्षीय वेग के बराबर है। यहाँ पर स्मॉल m बिल्कुल भी नहीं आ रहा फॉर्मूले में। स्मॉल m क्या है, यहाँ उपग्रह का द्रव्यमान है। इसका मतलब क्या है कि जो कक्षीय वेग है वह m पर निर्भर नहीं करता। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो उपग्रह का कक्षीय वेग है क्या उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आप तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि उपग्रह के जो द्रव्यमान है उस पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि जो m है उपग्रह का द्रव्यमान है उस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये निर्भर किस पे करता है, स्मॉल r पर। स्मॉल r का मतलब क्या है, ग्रह की केंद्र से डिस्टेंस यानी कि दूरी, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं कि इसकी सतह से जो ऊंचाई है उस पर निर्भर करता है। तो यहां पर आप कह सकते हो r या फिर ऊंचाई h पर निर्भर करता है। जो कक्षीय वेग है वह r यानी कि दूरी, केंद्र से दूरी, या फिर ऊंचाई h, इन दोनों पर निर्भर करेगा। अगर यहां से h की वैल्यू बढ़ा दी जाए, जैसे जैसे ये उपग्रह यहां से ग्रह से दूर होता जाएगा वैसे वैसे इसका जो वेग है वह कम होता हुआ जाएगा। ये आप देख सकते हो फॉर्मूले से, r की वैल्यू बटे में है, इसका मतलब क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। r की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वेग कम होता जाएगा, और अगर r की वैल्यू घटाते हुए जाओगे तो v की वैल्यू बढ़ती हुई आएगी। तो यहां आप कह सकते हो कि r बढ़ाने पर या फिर ऊंचाई बढ़ाने पर जो v है वो क्या होगा, घटेगा, या इसका रेसिप्रोकल कि r घटाएंगे तो v क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर दोस्तों ग्रहों में बात करें पृथ्वी के बारे में, तो मान लेते हैं यहाँ पर जो ग्रह है वो क्या है, पृथ्वी है, जिसका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M है, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है, यहाँ पर कैपिटल R है। यदि इसके चारों ओर कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है, और मान लेते दोस्तों वो उपग्रह जो है वो धरती के बिल्कुल निकट है, यानी कि इसके पास में यहाँ पर है, और इस प्रकार से ये चक्कर लगा रहा है, तो ये कह सकते हैं कि इसकी केंद्र से कितनी दूरी पर है, तो आप कैपिटल R इसको कह सकते हो। और उपग्रह जो है इसका मास यानी कि द्रव्यमान क्या मान लिया अपने, स्मॉल m मान लिया। तो यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है vo वो क्या होगी दोस्तों, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रूट Gm अपॉन कैपिटल R, क्योंकि जो स्मॉल r है वही दूरी क्या होगी यहाँ पर कैपिटल R होगी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सतह के बिल्कुल नजदीक है, पास में है। तो इस कंडीशन में जो कक्षीय वेग होगा वो क्या होगा,
यहाँ पर आप वैल्यू रख सकते हो। जी क्या होता है दोस्तों 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। और अगर बात करें एम यानी कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना मान सकते हो आप, लगभग 6 इंटू 10⁻24 केजी। बहुत ज्यादा द्रव्यमान होता है पृथ्वी का। 6 इंटू 10⁻24 यानी कि एक के आगे कितनी जीरो है यहाँ पर 24 जीरो है। और अगर बात करें आर की यानी कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह कितनी होती है। तो दोस्तों अगर बात करें पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में, पृथ्वी पूर्णतया गोल नहीं है, कहीं से चपटी हुई है। तो अगर इसके केंद्र से बात करें परिधि तक की तो हो सकता है इनकी वैल्यू में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस यानी कि वेरिएशन क्रिएट हो, बट यहाँ पर जो वैल्यू अपन मान के चलेंगे वो इनकी एवरेज वैल्यू होगी जिसका मान लगभग होगा। ठीक है। वो कितने मान के चलेंगे 6400 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो किसके लिए है, पृथ्वी के लिए। जी तो सबके लिए सेम होता है। और पृथ्वी का जो मास है द्रव्यमान है ये कितना होता है 6 गुणा 10⁻24 केजी। और इसकी जो रेडियस यानी त्रिज्या है वो कितनी मान लिया अपन ने 6400 किलोमीटर। अगर ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो अपने को क्या आंसर प्राप्त होगा, यहाँ पर 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर कक्षीय वेग है किसका, जो उपग्रह पृथ्वी के पास हो यानी कि लगभग पास हो, नजदीक में हो, उसका यहाँ पर कक्षीय वेग कितना होना चाहिए 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पृथ्वी की सतह के पास यानी नजदीकी उपग्रह होता है उसका कक्षीय वेग कितना होता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 8 किलोमीटर पर सेकेंड। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड मत कर देना इसको, इकाई यहाँ पर क्या है किलोमीटर है। ठीक है। और अगर यहाँ पर बात करें जो नजदीकी ग्रह है, जो नजदीकी उपग्रह है किसका, पृथ्वी का, उसका परिक्रमण काल कितना होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों परिक्रमण काल की। तो परिक्रमण काल क्या होता है, किसी उपग्रह द्वारा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में, पृथ्वी क्या है ग्रह है, ठीक है, तो इसके चारों ओर चक्कर लगाने में, परिक्रमा करने में जितना समय लगता है वह क्या कहलाता है, परिक्रमण काल। और यहाँ पर देख सकते हो परिक्रमण काल का मतलब क्या है, समय, और समय क्या होता है दूरी बटा 4। तो यहाँ पर दूरी क्या होगी दोस्तों, ये जो दूरी तय करेगा यानी कि ये क्या है इस वर्ग की परिधि यानी कि सरकमफेरेंस है। और परिधि क्या होती है दोस्तों 2πr, क्योंकि यहाँ पर जो r है वो क्या है पृथ्वी की त्रिज्या है। अगर ये उपग्रह यहाँ से दूर होता तो कौन सा r लेते, स्मॉल r, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह तक की दूरी। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर बटे में क्या होगा वेग, वेग कौन सा होगा कक्षीय वेग यानी कि v। तो इस प्रकार से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ये जो परिक्रमण काल होगा लगभग कितना होगा दोस्तों 84 मिनट्स। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके बहुत बार पूछा जाता है कि जो पृथ्वी के नजदीकी उपग्रह है उसका परिक्रमण काल कितना होता है 84 मिनट्स। और पूछा जाता है कि जो नजदीकी उपग्रह है उसका कक्षीय वेग कितना होता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों। तो ये जो बात की हमने परिक्रमण काल की, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो परिक्रमण काल है इसके फॉर्मूले में कहीं पर स्मॉल m नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि परिक्रमण काल जो है वो m पर निर्भर नहीं करता। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, m पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करेगा, यहाँ पर केवल क्या है r है। ठीक है। या फिर आप इससे ऊंचाई देख सकते हो कि किस पे निर्भर करेगा, ऊंचाई पर, ऊंचाई पर निर्भर करेगा। ठीक है। यानी कि द्रव्यमान पर निर्भर न तो कक्षीय वेग करता है न ही उपग्रह का परिक्रमण काल करता है। ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रहों को चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है, लेकिन यहाँ पर जो चंद्रमा है वह प्राकृतिक उपग्रह है। इसका मतलब ग्रह के चक्कर लगाने वाले कुछ कृत्रिम उपग्रह भी होंगे जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं और जिनको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। और दोस्तों जिन कृत्रिम उपग्रहों का परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है उन्हें कहते हैं भू-स्थायी उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि भू-स्थायी उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी प्लैनेट्स क्या होते हैं और ये किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। भू-स्थायी उपग्रह जिनको बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट।
ठीक है दोस्तों, तो भू-स्थायी उपग्रह क्या होते हैं तो इनके बारे में देख लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर ये पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ, जिसका मास क्या है, कैपिटल एम है, और ये इसका क्या है, सेंटर है। इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर एक कृत्रिम उपग्रह है, ये क्या है दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह, और यहाँ पर ये क्या है, पृथ्वी है यानी कि अर्थ है। जब ये इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा ये उपग्रह, तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है वह क्या कहलाएगा, इसका परिक्रमण काल कहलाएगा। और मान लेते दोस्तों इस कृत्रिम उपग्रह का जो परिक्रमण काल है वह कितना हो, 24 घंटे। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी का जो घूर्णन काल है, घूर्णन यानी कि अपने अक्ष पर ये कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लेती है, वह क्या हुआ, घूर्णन काल, और ये भी कितना है दोस्तों, 24 घंटे है। तो यहाँ पर पृथ्वी का घूर्णन काल और कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमण काल दोनों बराबर है। इसका मतलब ये है जब भी कोई व्यक्ति यहाँ से मान लेते हैं पृथ्वी पर है, जब भी इस उपग्रह को देखेगा तो वह हमेशा स्थायी नजर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये उपग्रह यहाँ से गति करता हुआ जाएगा वैसे वैसे व्यक्ति भी क्या कर रहा है, यहाँ पर गति कर रहा है, क्योंकि इसका जो घूर्णन टाइम है और इसका जो परिक्रमण काल है वो दोनों क्या है, सेम है। तो एक दूसरे के सापेक्ष ये लगेंगे कि ये क्या है, स्थिर है, ठीक है, इसलिए इनको भू-स्थायी उपग्रह कहा जाता है। और दोस्तों इनका जो समय दोनों का समान है, पृथ्वी का घूर्णन काल और कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमण काल दोनों समान है, इसलिए इनको तुल्यकाली, यानी कि काल का मतलब क्या है, समय है, तुल्य मतलब बराबर है, तुल्यकाली उपग्रह भी कहा जाता है। इसका मतलब सिंक्रोनस सैटेलाइट, तो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी किनको कहा जाता है, भू-स्थायी उपग्रह को। तो दोनों बात एक ही है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आप कह सकते हो कि ऐसे उपग्रह जिनका परिक्रमण काल कितना होना चाहिए, 24 घंटे होना चाहिए, और ये उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष कैसे नजर आएंगे, स्थिर यानी कि स्टेशनरी। और दोस्तों जो पृथ्वी है वो किधर से चक्कर लगाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर ये चक्कर लगाती है। तो जैसे ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, उसी प्रकार से जो कृत्रिम उपग्रह है ये भी चक्कर लगाएंगे। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कृत्रिम उपग्रह है जिनमें से भू-स्थायी उपग्रह, जिनको आप तुल्यकालिक उपग्रह भी कह सकते हैं, वो किस दिशा से किस दिशा की ओर चक्कर लगाते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। या दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि जो पृथ्वी की सतह है यहां से कितनी दूरी पर स्थित होते हैं ये, तो इसका क्या आंसर होगा, यहाँ पर कितनी दूरी पर स्थित होते हैं ये, 36,000 किलोमीटर दूरी पर स्थित होते हैं। कौन, भू-स्थायी उपग्रह यानी कि तुल्यकाली उपग्रह। कहां से ये दूरी, कहां से है, पृथ्वी सतह से, पृथ्वी सतह से, ठीक है दोस्तों, यहां से है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले जाएगी पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर है, तो क्या करो, यहाँ पर जो पृथ्वी की त्रिज्या है यानी कि r, इसमें आप ऐड कर सकते हो। यानी कि अगर बात करें पृथ्वी के केंद्र से तो क्या करो, इसमें क्या ऐड कर दो दोस्तों, 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 42,000 के लगभग, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो सब लगभग में होंगी, आपको केवल आइडिया रखना है कि तुल्यकाली उपग्रह जो है वो पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं, या फिर इसके केंद्र से 42,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमने बात की है तुल्यकाली उपग्रहों की, जो कृत्रिम उपग्रह हैं। अब ये कृत्रिम उपग्रह क्यों बना के भेजे जाते हैं, इनका कोई ना कोई तो यूज होगा इंसानों के लिए। तो अब बात करते हैं तुल्यकाली उपग्रहों के क्या उपयोग होते हैं। इन्हीं उपग्रहों के माध्यम से मौसम संबंधी जो जानकारी होती है वह दी जाती है। तो आप कह सकते हो कि मौसम संबंधी जो जानकारी होती है वो किससे दी जाती है, भू-स्थायी उपग्रहों की सहायता से। और अपने जो टीवी प्रसारण होते हैं वो भी किसकी वजह से चलते हैं, भू-स्थायी उपग्रहों की हेल्प से, ठीक है। ऐसे ही रेडियो प्रसारण जो होता है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो होती है वो भी किसकी हेल्प से होती है दोस्तों, भू-स्थायी उपग्रहों की हेल्प से। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं दोस्तों फ्लाइंग वेग के बारे में।
यानी कि एस्केप वेलोसिटी। प्लाइन वेग क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, प्लाइन कर जाना। किसका प्लाइन कर जाना, किसका प्लाइन कर जाना, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी की सतह है, चारों तरफ यहां पर से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। मान लेते हैं दोस्तों इसका जो वेग है वो कितना है, 5 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इस वेग से फेंका जाता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो कुछ समय पश्चात वह वापस पृथ्वी पर लौट आती है। किस कारण से, क्योंकि यहाँ पर जो पृथ्वी है इसका क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको गुरुत्व बल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे कुछ समय बाद में वापस पुनः पृथ्वी पर लौट आती है। ये किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन जैसे जैसे वस्तु की अगर स्पीड बढ़ा दें, अगर मान लेते दोस्तों इसको फेंका जाए 15 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से, तो ये वस्तु यहां से जो इसका क्षेत्र है, ग्रेविटी फील्ड है, उसको ये पार कर जाएगी। और जैसे ये पार कर जाएगी तो ये वापस पुनः पृथ्वी पर लौटकर कभी भी नहीं आएगी। जब ये इसको पार कर गई, ऐसे प्लाइन कर गई, तो इसी वेग को क्या बोला जाता है दोस्तों, प्लाइन वेग। यानी कि प्लाइन वेग क्या है, ऐसा न्यूनतम वेग है जिससे पृथ्वी की सतह से फेंका जाए तो वह पृथ्वी के ग्रेविटी फील्ड को पार करके प्लाइन कर जाती है, कि हमेशा के लिए पृथ्वी से दूर चली जाती है। तो वह वेग क्या कहलाता है दोस्तों, प्लाइन वेग कहलाता है। तो यहां पर ये क्या हुआ, न्यूनतम वेग यानी कि मिनिमम वेलोसिटी, जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी सतह से फेंका जाए तो वह हमेशा ग्रेविटी फील्ड को पार कर जाए। ठीक है, तो वह न्यूनतम वेग क्या कहलाएगा, प्लाइन वेग कहलाएगा। अगर मैं बात करूं वी ई की, ई का मतलब एस्केप वेलोसिटी, तो यहां पर देख सकते हो कि पृथ्वी सतह से किसी वस्तु को फेंका जाए तो उसका जो न्यूनतम वेग है जहां से वो पार कर जाएगी ग्रेविटी फील्ड को, वह कितना होता है दोस्तों, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्या है, इसकी एस्केप वेलोसिटी यानी कि प्लाइन वेग है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा वेग से किसी वस्तु को फेंका जाए पृथ्वी की सतह से, जैसे 12 किलोमीटर पर सेकंड या 15 किलोमीटर पर सेकंड या 20 किलोमीटर पर सेकंड, तो वह हमेशा के लिए पृथ्वी के क्षेत्र को छोड़ के प्लायन कर जाएगी। और दोस्तों हमने ये देखा था कि जो कक्षीय वेग था, कक्षीय वेग की यानी कक्षीय वेग की जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी, लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड, इस प्रकार से आई थी। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि कक्षीय वेग से ये ज्यादा होता है कौन, प्लाइन वेग। तो कितना गुना ज्यादा होता है ये आप देख सकते हो, यानी कि एस्केप वेलोसिटी में किसका डिवाइड कर दो, ऑर्बिटल वेलोसिटी का, तो ये वैल्यू क्या होगी 11.2/8, तो ये लगभग कितना होगा 1.4। ठीक है दोस्तों, और जो 1.4 होता है वो लगभग किसके बराबर होता है, √2 के। ठीक है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि प्लायन वेग कक्षीय वेग का 1.4 गुना, या फिर आप कह सकते हो √2 गुना, या फिर आप कह सकते हो 41% अधिक होता है। ठीक है, बात एक ही है, 1.4 गुना बोल सकते हो क्योंकि √2 की वैल्यू लगभग 1.4 के ही होती है, 1.414। इसी प्रकार से आप कह सकते हो 41% अधिक होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं केपलर के नियमों के बारे में, जिन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित कुछ नियम दिए थे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप देखते हैं केपलर के नियम। केपलर के जो नियम है वो क्या है, ग्रहों की गति के नियम भी कहते हैं इनको। जो केपलर के नियम है वो किससे संबंधित है, ग्रहों की गति से संबंधित है। केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए हैं। इनमें से सबसे पहले बात करते हैं प्रथम नियम के बारे में। प्रथम नियम क्या कहता है दोस्तों, इसके अनुसार जो भी ग्रह हैं, चाहे वो पृथ्वी हो या मंगल हो या बुध हो, वो सूर्य के चारों ओर किस पथ में चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार पथ में। ठीक है दोस्तों, तो इसके अनुसार क्या कहते हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ में चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार
यानी कि इलिप्टिकल पाथ पे में चक्कर लगाते हैं। दीर्घवृत्ताकार पथ और वर्ताकार पथ दोनों में अंतर होता है दोस्तों। दीर्घवृत्ताकार जो पथ है वो इस प्रकार से होगा, इसका मतलब अगर इसका सेंटर देखें, केंद्र देखें, वहां से यहां तक की जो दूरी है वो ज्यादा होगी और ये दूरी क्या होगी दोस्तों, कम होगी। ठीक है, यानी कि वर्त की जो त्रिज्या है वो हमेशा समान रहती है। जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर वर्त है, या केंद्र से सभी जो दूरियां हैं वो क्या होंगी, त्रिज्या होंगी, समान होंगी। लेकिन यहाँ जो केंद्र है यहाँ से ये दूरी ज्यादा होगी और ये दूरी क्या होगी दोस्तों, कम होगी। तो ये दीर्घवृत्ताकार पथ है। इस अक्ष को आप दीर्घ अक्ष बोल सकते हो, इस अक्ष को आप लघु अक्ष बोल सकते हो। तो जो भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है दोस्तों, पृथ्वी है वो इसके चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगा रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर सूर्य कहाँ होगा। क्या सूर्य यहाँ पर होगा? तो बिल्कुल गलत। सूर्य इसके सेंटर में यानी कि केंद्र में नहीं रहता, क्योंकि दीर्घवृत्त के दो मुख्य फोकस होते हैं। फोकस बिंदु कितने होते हैं? दो होते हैं। मान लेते हैं दोस्तों एक बिंदु यहाँ पर है और दूसरा बिंदु यहाँ पर है। ये S1 है और ये क्या है, S2 है। तो इन दोनों जगह में से किसी एक जगह पर सूर्य उपस्थित होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है दोस्तों, सूर्य है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि सूर्य से यहां तक की पृथ्वी तक की दूरी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है और यहां तक की क्या होती है, सबसे कम होती है। और इसी कारण से सूर्य से जो ज्यादा दूरी पर है, इस कंडीशन में यहां पर क्या होती है, सर्दियां होती हैं। जो मौसम बनते हैं इस प्रकार से बनते हैं। सूर्य से अगर ज्यादा दूरी होगी तो यहाँ क्या होगी दोस्तों, सर्दी होगी। ठीक है, और सूर्य से पास वाली दूरी होगी जब यहाँ पर पृथ्वी होगी तो यहाँ कौन सी चीज होगी, गर्मी होगी। ठीक है, तो मौसम का जो पता है वो इस नियम के अनुसार पता लगता है। और यहीं से आप देख सकते हो जब सूर्य के पास में होती है कौन, पृथ्वी, तो इसकी स्पीड तेज होती है। यानी कि जो इसका वेग होता है पृथ्वी का वो हर जगह समान नहीं होता। जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक वाली स्थिति में रहती है तो इसका वेग अधिकतम होता है यानी कि ज्यादा होता है, और जब ये दूर वाली स्थिति में होती है तो इसका वेग न्यूनतम यानी कि कम होता है। और इसी कारण से गर्मियों में जो दिन है वो बड़े होते हैं और सर्दियों में जो रातें हैं वो बड़ी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बात की हमने, तो ग्रहों की गति का प्रथम नियम के बारे में बात की है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। और जो यहाँ पर सूर्य होता है वो सूर्य कहां पर स्थित होता है, दीर्घवृत्त के एक फोकस बिंदु पर। दीर्घवृत्त के कितने फोकस बिंदु होते हैं, दो होते हैं, उनमें से किसी एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, और साथ में यह भी जाना कि सूर्य के पास वाली स्थिति में, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो वेग क्या होता है, पृथ्वी का अधिकतम होता है यानी कि ज्यादा होता है, और जब सूर्य से दूर होती है तो वेग क्या होगा, न्यूनतम होगा यानी कि कम होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं केपलर के गति के दूसरे नियम की। तो यहां पर बात करेंगे द्वितीय नियम की, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो द्वितीय नियम क्या कहता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी अपन ने देखा कि जो पृथ्वी है वो दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, और जो सूर्य है इसके किसी एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, सूर्य है, और यहाँ पर स्थिति किसकी है, पृथ्वी की, और यहाँ पर दूर स्थिति किसकी है, पृथ्वी की। पृथ्वी इस प्रकार से मान लो चक्कर लगा रही है किसके, सन के यानी कि सूर्य के चारों। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर अपन ने बात की थी जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो इसकी स्पीड यानी कि इसका जो वेग है वह ज्यादा होता है, अधिकतम होता है, और जब ये दूर होती है इसकी स्थिति तो इसका जो वेग है वह कम होता है यानी कि मिनिमम होता है। तो अगर बात करें हम एक निश्चित समय अंतराल में, जैसे कि मान लेते हैं 2 महीने का समय ले लेते हैं कि 2 महीने में जो पृथ्वी है वो कितनी दूरी तय करती है। यहां पर इस वाली कंडीशन में देखते हैं जब ये पास होती है, जब ये पास होगी इस कंडीशन में सूर्य के पास होती है तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो 2 महीने में ये ज्यादा दूरी तय करेगी। मान लेते हैं दोस्तों ये यहां से यहां तक की दूरी तय करती है, पृथ्वी यहां थी और ये 2 महीने में घूमकर कहां गई, ये आ गई। ठीक है, तो यहाँ सूर्य द्वारा बनाया गया जो क्षेत्रफल है इसका कौन सा होगा दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला हिस्सा होगा, जिसको मैं डार्क कर देता हूं। और अगर इसी 2 महीने में बात करें जहां पर पृथ्वी की स्थिति सूर्य से ज्यादा दूर है, ठीक है,
और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, स्पीड कम होगा। तो मान लेते हैं ये दूरी कितनी तय की, यहाँ से यहाँ तक केवल इतनी ही दूरी तय की, और सूर्य से बनाया गया क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं इनको छायांकित कर देता हूं। तो एक निश्चित समय में पृथ्वी द्वारा तय किया गया जो क्षेत्रफल है वह हमेशा क्या होगा दोस्तों, समान होगा। तो ये दोनों के दोनों क्षेत्रफल हमेशा समान होंगे, क्योंकि यहां पर देख सकते हो ये दूरी ज्यादा है लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है। और यहां पर दूरी कम है लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वह क्या है, ज्यादा है। जब दोनों का एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, समान प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पर केपलर ने द्वितीय नियम में क्या बताया कि समान समय अंतराल में ग्रह द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। ठीक है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं A1 है और इसका क्षेत्रफल क्या है, A2 है। तो यहां पर A1 बराबर क्या होगा, A2 होगा, यानी कि दोनों के दोनों जो एरिया हैं वो बराबर होंगे। तो आप कह सकते हो कि जो इनका क्षेत्रीय वेग है वो क्या होगा, हमेशा नियत होगा। यानी कि ऐसा वेग जिसके द्वारा तय किया गया जो क्षेत्रफल है वह क्या हो, समान हो, वह क्या कहलाएगा, क्षेत्रीय वेग। और ये हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, दोनों कंडीशन में नियत ही रहेगा। तो ये जो बात हुई है वो हुई है द्वितीय नियम के बारे में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसका थर्ड लॉ, यानी कि तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या कहता है कि जो इसका परिक्रमण काल है, जिसको टी से डिनोट करते हैं, इसका स्क्वायर किसके समानुपाती होता है, पृथ्वी और सूर्य यानी कि ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी। अब यहां पर दूरी दोस्तों अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो कौन सी दूरी लेंगे, औसत दूरी। तो औसत दूरी को मैं डिनोट कर रहा हूं r से, इसकी पावर क्या होती है, 3। ठीक है, तो ग्रहों के परिक्रमण काल का स्क्वायर उनकी सूर्य से मध्य दूरी के घन के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपको याद रखना है टी स्क्वायर इज रेसिप्रोकल टू r की पावर 3। तो ये क्या था, इसका गति का तृतीय नियम था जो केपलर ने दिए थे। और ये जो नियम है वो किसके हैं, ग्रहों की गति के नियम है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जल्दी आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।